Let us begin the next part, that is sectors of Indian economy. And today we will be starting with what is the meaning and difference between disguised and seasonal. मतलब इस वाले में से आपको यही देखना है. Already in the last class I had explained that the graph, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, ये वाला जो ग्राफ है, दिस 2 and 3, दिस इज शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीबीए एंड दिस इज शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट. तो अगर आप देखोगे तो इवन टिल डेट, इनफैक्ट यस्टरडे ओनली वी वर डिस्कसिंग दिस अबाउट द टैरिफ एंड ऑल, तो अगर आप देखोगे तो यू विल सी दैट द मैक्सिमम शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज फ्रॉम हियर. और अगर आप जीडीपी देखते हो तो वो हमारा जीवीए, मतलब अगर हम देखते हैं तो दिस इज फ्रॉम टेरिशरी, यानी कि अगर उसे देखा जाए तो इसमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होना चाहिए लेकिन नहीं है. सो दिस प्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ 3 सेक्टर्स एंड द इम्पोर्टेंस. लेकिन व्हाई इट इज नॉट देयर इन एम्प्लॉयमेंट? इट इज बिकॉज नॉट enough jobs were created in the secondary and tertiary sectors. Even though industrial output or production went up during the period, employment in the industry went about 3 times. The same applies to tertiary. The production has rose to 14 times. The employment is only 5 times. मतलब उससे जो हमें पैसा मिल रहा है वो तो बहुत है, लेकिन जो हमारा एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए वो नहीं है. सो रिजल्ट, more than half of workers in the country are still working in the primary sector. अब आप सोचोगे कि मैम वाई प्राइमरी सेक्टर में हमें काम नहीं करना चाहिए, क्या इज फार्मिंग सो बैड? नो. वेयर यू हैव वेजेस, वेयर यू हैव मनी, वेयर यू हैव वर्क, वो ठीक है. लेकिन इन द प्राइमरी सेक्टर देयर इज वन थिंग व्हाट वी कॉल एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. यानी not everyone is engaged in agriculture. In contrast to this, the secondary and tertiary sector produce employ less about half the people. Means the workers in agriculture are not producing as much as they could. What it means is there are more people in agriculture than necessary. ये आपका जो है 1 मार्कर क्वेश्चन रहेगा. व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट? सो इवन इफ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, द प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड. मींस दे आर अंडर एम्प्लॉयड. यानी कि भाई जरूरत नहीं है उतने लोगों की, अगर हम उनको शिफ्ट करके किसी और जगह पे डाल दे तो मे बी दे आर प्रोड्यूसिंग मोर. नाउ this is an example. There is no need of using this example. You can just give the definition. ये आपके पेपर में आता है. डिफरेंस बिटवीन, मोस्ट ऑफ द टाइम अभी तक ऐसा ही रहा है. डिफरेंस बिटवीन, फॉर इंस्टेंस टेक द केस ऑफ अ स्मॉल फार्मर लक्ष्मी ओनिंग अबाउट 2 hectares of unirrigated land, depending only on rain and growing crops like jowar and arhar, जो कि इजीली ग्रो हो जाते हैं. बट उनके पास जो जगह है वो बहुत कम है. 2 hectares इज वेरी वेरी लेस. All the 5 members of a family work in the plot throughout the year, और सारे लोग उसमें काम करते हैं. अब आपको लगता होगा, मतलब आपका मतलब इट इज नॉट यू, मीन्स आउटसाइडर को लगता होगा कि ओ 5 people आर वर्किंग, लेकिन वहां 5 की जरूरत नहीं है. दे हैव nowhere else to go. You will see everyone is working, none remains idle. But in actual, their labor effort gets divided. Each one is doing the same work, but no one is fully employed. This is a situation of underemployment, where people are apparently working, but all of them are made to work less than their potential. This kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as underemployed. unemployed, मतलब हमारे लिए unemployed कौन होता है? Who is unemployed? for us, जिसके पास जॉब नहीं है.
लेकिन आपको लग रहा भाई इसके पास तो जॉब है तो ये अनएम्प्लॉयड कैसे हो गया, बट दिस इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पेपर के अंदर. व्हाट इज द अदर नेम फॉर हिडन एम्प्लॉयमेंट, या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट आ सकता है, या फिर डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल आएगा. ठीक है. Now, supposing a landlord Sukhram comes and hires one or two members, Lakshmi's family is now able to earn some extra. Since you do not need five people to look after the small plot, two people moving out will not affect the production. मतलब यहाँ से तो जो पैसा आएगा ही आएगा, प्लस जो दो जने कहीं और कर रहे हैं वो भी आ जाएगा. Once again, the earning and in about two people may move to work in a factory. That means उनका जो लेबर है वो भी यूज हो गया एंड मनी भी इंक्रीज हो गया. So there are lakhs of farmers like Lakshmi in India. This means that even if we remove a lot of people from agriculture and provide them work elsewhere, the production will not suffer. The incomes who take up other work would increase. The this underemployment can also happen in other sectors. हमारे यहाँ पर मतलब in the if we talk about the urban areas, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे आता है. सपोज यू गो टू अ प्लेस, एक शॉप जाते हो घर के आसपास. अब आपको लगता है कि सुबह आप गए थे, अंकल थे, दोपहर को आप गए, अंकल और आंटी दोनों बैठे हुए, एंड शाम को आप गए, उनके घर में और भी कोई बैठा हुआ है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, आपको लगेगा तीन जने एक दुकान को संभाल रहे हैं. जरूरत नहीं है, अंकल या आंटी एक ही उस दुकान को आराम से संभाल सकते हैं. और अगर उनके उनके जो बाकी लोग हैं उनको कहीं और एम्प्लॉयमेंट मिल जाए तो द इनकम कैन डबल. सो इट इज देयर इन अर्बन एरिया ऑल्सो. There are employed as painter, plumber, repair person doing odd jobs. Many of them don't find work anywhere. So we see other people of the service sector on street pushing a cart. Sometimes they may be spending the whole day but earning very little. This is because they do not have better opportunities. तो कैसे हम करें, अपॉर्चुनिटीज को कैसे क्रिएट करें? देर आर, ये आपका जो है, इट कैन बी अ क्वेश्चन. इट कैन बी अ क्वेश्चन बिकॉज दिस इज डीलिंग विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया. और जब भी कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता सोशल साइंस में, आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो. इस वाले क्वेश्चन के अंदर इवन इफ यू हैव सम आइडियाज यू कैन एड ऑन इन द बोथ्स. So how to create employment? There are so many. Take the case of Lakshmi with 2 hectares of unirrigated land. The government can spend some money or banks can provide a loan. तो वो अपने यहाँ पर जो है she can construct a well. She would be able to irrigate. फिर वहां पर वो सिर्फ अरहर और जौवर की जगह she can take up a second crop wheat. इस तरीके से वो इनकम कर सकती है. Let us suppose 1 hectare of wheat can provide employment for 2 people for 50 days. That is sowing, watering, fertilizing. So 2 more members can be employed in her own field. यानी कि 3 जनों का यहाँ हो गया. And if the government is building up a new dam, तो वहां पर 2 जने अगर वहां जाकर काम करते हैं तो they can earn more. यानी कि the problem of underemployment can be reduced. Now, suppose Lakshmi and other farmers produce much more than before. They would need somewhere to sell it out. For this, they may need a transport. If the government invests some money in transportation, यानी कि देखो बिल्डिंग अप ऑफ, इसमें आपके क्या क्या आ गए? बैंक्स, बैंक लोन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ट्रांसपोर्ट. मतलब ये इसके आंसर्स हैं. ये यहाँ पर पूरा ऐसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बट ये आंसर्स हैं. अगर हम इन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करते हैं तो देन आपका जो है अपने आप ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता. इफ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज एंड मेक बेटर रूरल रोड्स, तो मिनी ट्रक्स कैन बी देयर. They can
Lakshmi now, who has access to water, can continue to grow and sell these crops. This can produce employment in not for only for the farmers but also for the transport trade, जो लेकर जा रहा आ रहा है, मतलब कि जो गाड़ी आ रही है, बस ड्राइवर, कंडक्टर, सबके लिए नौकरी आ जाती है. Lakshmi need not confine to water. To cultivate, she also needs seeds, fertilizer, equipment, and pump set. So, being a poor farmer, she cannot afford, so she will have to borrow money from a money lender and pay higher rate. तो अगर वहां बैंक्स खुल जाती हैं, लोन मिल जाता है, शी वुड बी एबल टू टेक अप दैट इन द लोअर इंटरेस्ट. ये हम लोग मनी एंड क्रेडिट में पढ़ेंगे. दिस इज वेरी रिलेटेड. दिस मीन्स along with water she needs some credit to the farmers. यानी कि अगर यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना, हम लोग मनी एंड क्रेडिट में इसको पढ़ेंगे. Another way by which we can tackle this problem is promoting local industries. ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं. अब लोकल इंडस्ट्रीज का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बड़े बड़े क्रॉप्स चाहिए, बड़े बड़े आपको एरियाज चाहिए. घर के अंदर ही जैगरी, गुड़ बनाने की फैक्ट्री, मिल यानी कि आपका फ्लोर मिल, आटा की चक्की, तेल निकालने का जो तेली का मशीन, इवन ऐसे मशीनों के लिए भी अगर जो है ना लोन मिल जाए ना, तो छोटे छोटे एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज को ग्रो कर सकते. Sorry, services in semi-rural where a large number of people may be employed. For example, many farmers decide to grow arhar and chickpea, setting a dal mill and selling it in the city, opening a cold storage जहां पे वो अपने potatoes, onions वगैरह रख सकते हैं. In village near forest area, we can have honey collection center. Then we can also have industries to process vegetable, agricultural produce like potatoes, sweet potato, wheat, tomato, which could be sold. यानी कि अगर छोटे छोटे लोकल रूरल इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, यानी दीज आर द वेज टू डेवलप टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. अगर पेपर में आपके ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये वाले सारे पॉइंट्स लिखने हैं. यानी कि गिविंग क्रेडिट at lower interest, construction, dams, roads, transport, storage facility, and small scale industries. ये तो हमारा हो जाता है एक मतलब की पोर्शन, राइट? ये तो एक पोर्शन हो जाता है. उसके अलावा देर आर अदर एरियाज. फॉर एग्जाम्पल, इनमें से कई बच्चे होते हैं दोज हु आर वर्किंग एज चाइल्ड लेबर. So if these children are attending the school, स्कूल बनेगा, टीचर्स चाहिए होंगे, प्रिंसिपल चाहिए होगा, स्टाफ चाहिए होगा. यानी अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, नीति आयोग का पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन. वन मार्कर क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम फॉर प्लानिंग कमीशन? वन मार्कर क्वेश्चन. इट कम्स इन 10th and 12th standard both. 20 lakh jobs can be created in education sectors. और आपको पता है सिर्फ एजुकेशन सेक्टर जो है ना, इट इज इटसेल्फ अ वेरी बिग स्किल. देन इफ वी आर एबल टू इम्प्रूव द हेल्थ, यानी कि अगर एक मतलब अभी आप देखो एक रियलिटी, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट. एवरी ईयर every year around 2.5 lakh students sit for 10th standard, around 10 lakh sit for 12th standard across India. अब इनमें से देर आर अराउंड 2 lakh स्टूडेंट्स हु टेक अप साइंस विथ बायोलॉजी टू बिकम डॉक्टर्स. और हमारे पास इंडिया के अंदर अगर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज बोलते हैं तो दे आर पार्शली वेरी लेस. ज्यादा से ज्यादा 10,000 सीट्स है. अब इतना टफ कंपटीशन होता है एंड वी डोंट हैव द कॉलेजेस. देन देर आर सेमी प्राइवेट प्राइवेट कॉलेजेस जिनकी फीस आपकी जो है एग्जॉर्बिरेंट है, अराउंड 1.5 crores फॉर 5 years. नॉट एवरी वन इज एबल टू गिव. अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट्स वहां स्टार्ट करती है तो एजुकेशन के साथ वहां का हेल्थ सेक्टर भी आपका इंप्रूव होता है. बिकॉज स्कूल के अलावा कॉलेज, कॉलेज के अलावा
आपके जो है इंटर्नशिप, नर्सेस, कंपाउंडर्स, डॉक्टर्स, देन अदर पैरामेडिकल स्टाफ, सबकी जरूरत पड़ती है, यानी कि उससे भी हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है. सो these are some of the ways through which employment can be created. ठीक है. इसके अलावा अभी प्रेजेंटली वी हैव वन सिस्टम, आपने नाइन्थ में भी पढ़ा था, दैट गवर्नमेंट हैज सम स्कीम्स, और उस स्कीम के अंडर प्रेजेंटली अभी दे हैव इंट्रोड्यूस दीज स्कीम्स इन द रूरल एरियाज एंड इवन इन द अर्बन एरियाज ऑल्सो देर आर, बट वो बहुत कम है. इन द रूरल एरिया सेटिंग अप फॉर द इंडस्ट्रीज, देन आपका जो है वहीं पर जो है वर्क प्रोग्राम, दे हैव मेनी इन दैट. Every state or region has potential for increasing income and employment. It can be tourism, क्योंकि अगर टूरिज्म होता है तो उस एरिया को तो डेवलपमेंट मिलती है. वहां के जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्राफ्टमैन हैं, क्विजीन्स हैं, ये भी आपके जो है दे ऑल्सो विल बी डेवलप. So the same study by Planning Commission says if tourism as a sector is improved, there can be around 35 lakh people employed. Socho. So we must realize some of the suggestions that we need to take up. Recognizing this, the central government of India have implemented the right to work. इसमें पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है आपका. This is the question which comes in the exam. ठीक है. Why नरेगा इज कॉल्ड एज राइट टू वर्क? मतलब अगर हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं, उसके अंदर हमारा एक राइट है कि हर एक इंसान को नौकरी करने का पूरा हक है. एंड उस नौकरी के लिए द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो टेकन अप सम स्टेप्स. अब नौकरी अपने आप तो मिलेगी नहीं, तो उसके लिए कुछ ना कहीं तो होना चाहिए. तो द गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड दिस इन 625 डिस्ट्रिक्ट्स. आपको 5 पॉइंट लिखने हैं, चाहे 3 मार्क्स में क्वेश्चन आए या 5 में आए, यू हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स. आई रिपीट इट, whether the question is for 3 marks, unless and until, I repeat, unless and until, अगर क्वेश्चन जो है ये आता है कि राइट एनी 3 इम्पोर्टेंस ऑफ नरेगा, तो ही आप 3 पॉइंट लिखोगे. अदरवाइज नॉर्मली अभी तक ऐसा ही आया है, वाई नरेगा इज कॉल्ड एज राइट टू वर्क, देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एमएन नरेगा. जो भी आएगा, 3 में आया या 5 में आया, सारे पॉइंट्स लिखने. ये नहीं बोलोगे कि मैम मुझे 3 मार्क्स आते, हम 3 पॉइंट लिख कर आ गए. नो, इट्स कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. इसको याद कर लेना, 1 मार्कर में भी आया हुआ है. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, is in 2005. All those who are able to and are in need of work are in the rural areas, उनको जो है 100 days की guaranteed employment मिलती है. ये 100 days ऐसा नहीं होता कि आज स्टार्ट हुआ और 100 days. It can be in break also. Like in some of the villages, the dams are being constructed, the lakes are being constructed. वहां पर उनको लगा दिया जाता है. If the government fails to in its duty to provide employment, it gives the unemployment wages. This type of work that in future can help to increase the production from land will be given preference under the act. इसके अंदर 1/3 of the job is reserved for women, and this is normally within the 15 kilometers radius के अंदर जो है आपका नरेगा जो है उसको implement किया जाता है. So this is how the government has already started. National Food for Work program है, नरेगा है, then प्रधानमंत्री रूरल उसका नाम क्या है, ग्रामीण योजना है. ऐसे कई योजनाएं हैं जिसके अंदर they try to give the employment. Yet
अगर हमारे सेकेंडरी सेक्टर्स के अंदर जो है जॉब्स, टेरिशरी सेक्टर्स के अंदर जॉब्स क्रिएट होंगे, तो दोज हु आर गेटिंग मीगर सैलरी, उनकी सैलरी भी इंक्रीज हो सकती है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है, राइट? तो ये था हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये वाला आपका आता है 3 मार्क्स में। मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज अ चॉइस इन इट, that how can the workers be protected and unorganized, and difference between organized and disorganized sector. ठीक है? This is on the basis of working condition। मतलब है तो वही सेक्टर्स, लेकिन वर्किंग कंडीशन के आधार पर हम उसको नाम देते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। है वही एग्रीकल्चर, है वही आपका सेकेंडरी, है वही टेरिशरी, लेकिन जब रूल्स रेगुलेशन फॉलो होता है तो वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, जिसमें नहीं फॉलो होता वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कांता एंड कमल। कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, अटेंड्स हर, और अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो ये वाला, ये पूरा मतलब आता है आपके पेपर में, आया है आई मीन टू से, एंड आपसे पूछा जाता है आइडेंटिफाई द सेक्टर इन विच शी इज वर्किंग। ठीक है, मतलब इन अनदर वर्ड, और फिर उसको डिफरेंस करने के लिए बोला जाता है। शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 to 5:30, गेट्स रेगुलर सैलरी, शी ऑल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड, जो एक रूल होता है, देन गेट्स मेडिकल अदर अलाउंस, शी डजंट गो टू ऑफिस ऑन संडे, देर इज मतलब कि अदर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। शी ऑल्सो गॉट एन अपॉइंटमेंट लेटर, यानी कि जब उसने नौकरी ज्वाइन की थी तो उसको जो है नौकरी करने की कुछ शर्तें, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताई गई। कमल इज हर नेबर, ही इज अ डेली वेज लेबरर, वो ग्रोसरी शॉप में करता है, सुबह 7:30 जाता है, शाम 8 बजे तक रहता है। ही गेट्स नो अदर अलाउंस, उसको सिर्फ अपनी सैलरी मिलती है। जिस दिन वो छुट्टी कर लेता उस दिन उसको कोई पे नहीं मिलता है। ही हैज नो लीव और पेड हॉलीडे, और उसको कोई फॉर्मल लेटर नहीं मिला था, उसको कभी भी नौकरी से जा सकता। तो व्हाट इज दिस डिफरेंस? डिसऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। यानी कि डू यू सी द डिफरेंस इन द कंडीशन ऑफ वर्क? यही आपके पेपर का क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस। जब हम, आप लोग पढ़ते हो लिखते हो, देन टुमारो one of you might be an engineer, a doctor, CA, somebody might be working in a bank, somebody might be working in a government concern, in a multinational. So when they join any organization, देन वहां से हम लोगों को एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है कि वी आर ग्लैड टू, मतलब कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस वी है यू हैव बीन सेलेक्टेड ऑन दिस पोस्ट, दिस एंड दिस। फिर आपको पूरे कंडीशंस मिलते हैं कि आपकी क्या सैलरी रहेगी, देन आपको क्या पीएफ मिलेगा। व्हाट इज नाउ पीएफ? पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड, यानी कि एवरी मंथ आपकी सैलरी से एक पोर्शन कट करते हैं, और उतना ही कंपनी भी डालती है, और उन दोनों को पीएफ अकाउंट करके गवर्नमेंट एक अकाउंट बनाती है, उसमें डाला जाता है। व्हेन यू लीव द जॉब और यू रिटायर, वो जो लमसम अमाउंट होता है वो आपको साथ में मिलता है। देन इन सम कंपनीज यू हैव द लीव ट्रैवल कंसेशंस, यानी कि आप कहीं घूमने जाते हो आपको मिलता है। देन यू हैव द मेडिकल फैसिलिटीज, देन व्हेन यू रिटायर यू हैव द ग्रेचुटी एंड यू हैव द पेंशन। यानी कि आपको जो है इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, whereas in the disorganized nothing is given. Kanta works in the organized sector. They cover the enterprises or places where terms of employment are regular. आपके वैसे तो नोट्स के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। They have assured work. They are registered by the government and follow rules and regulations. They have to follow some rules like Factory Act, Minimum Wages Act, payment of gratuity, shop and establishment. It is called organized because they have to follow some process and formalities. Some of these people may not be employed but may work on their own, but two have to register, जिसका अपना
बिजनेस है. Workers in the organized sector enjoy security. They are expected to work only for a fixed hour. If they work more, they are paid overtime. They also get several other benefits. What are those benefits? They get paid leave, payment during holiday, provident fund, ऊपर आपको बता चुकी हूँ, gratuity, medical benefits. Then the manager also have to ensure drinking water, safe water, working environment. While they retire, they get pension as well. In contrast, Kamal works in the disorganized or unorganized sector, यानी छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स, आपके शॉप्स वाले भी हो सकते हैं, जो रेडी वगैरह लगाते हैं वो भी हैं. एंड देर आर सम फैक्ट्रीज ऑल्सो विच हैव नॉट बीन रजिस्टर्ड, जो छोटे हैं, so they do not follow any rules and regulations. They are not controlled by government. Just jobs here are low paid, not regular. There is no provision for overtime, paid leave, holiday. Employment is not secured. People can be asked to leave without any reason. And if there is less work during some season, they may be asked to leave. A lot depends on the whims of the employer. Whims मतलब उसकी अपनी मर्जी. This includes people doing small jobs, selling on the street, doing repair jobs, even for farmers जो हैं, those who are working under somebody else. अगर हम लोग अर्बन एरियाज में कहते हैं, तो जब बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट होती हैं, तो उनमें जो आपके लेबर्स होते हैं, दे आर ऑल डेली वेजर्स. डेली वेजर्स मतलब आज नौकरी, आज काम किया, आज पैसा मिल गया, कल हुआ, कल मिल गया, परसों तबीयत खराब थी, नो हॉलीडे, नो हॉलीडे, उनके पैसे कट जाएंगे. अगर उन्होंने महीने में 25 दिन काम किए, तो दे वुड गेट द मनी ओनली फॉर 25 days. हम लोगों के क्या होता है, 30 days का मिलता हम लोग. एंड दे आर ऑल्सो एक्सप्लॉयटेड. दे आर ऑल्सो एक्सप्लॉयटेड. इनको बहुत एक्सप्लॉयट किया जाता है, क्योंकि जॉब्स आर अनसेफ. रहने का वहां पर, if there is any tragedy, there is no insurance, there is nothing. During the pandemic के वक्त जो है, there was a what you say, dearth of employment. बेचारे कई लोगों को जो है, यहां से अपना पूरा बोरिया बिस्तरा बांध कर they had to go back to their villages. Whereas in the organized sector, नौकरी में प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन वहां पर क्या था कि कुछ किसी किसी के कहीं सैलरीज कटी थी, बट दे वर नॉट आस्क्ड टू लीव द जॉब. ऐसे में बड़ा दिक्कत हो जाता है. सो हाउ कैन वी प्रोटेक्ट दीज वर्कर्स? हम इनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? गवर्नमेंट कैन टेक अप द, अभी तो कर भी रही है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू. द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर जॉब दैट आर मोस्ट सॉफ्ट, बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी have been expanding very slow. अब नहीं है तो कोई क्या करेगा, अपनी दुकान खोल लेता है, कहाँ जहां नौकरी मिलती है वहां कर लेता है. It is also common to find many organized sectors in the unorganized sector. जैसे मैंने कहा, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जो मतलब कि रेगुलर पेस वगैरह नहीं देती. They adopt such strategies to evade taxes and refuse to follow law that protect laborers. जैसे एक पीएफ का एक रूल होता है कि अगर आप किसी जगह पर 90 days काम करते हो, मतलब इफ यू आर वर्किंग फॉर 90 days एनीवेयर, तो 91st डे से आपका पीएफ स्टार्ट हो जाता है. तो ये लोग क्या करते हैं, दे एम्प्लॉय द पीपल फॉर 85 days, उसके बाद 5-6 दिन की छुट्टी दे देते हैं, फिर से दोबारा से करते हैं. तो कॉन्टिन्यूअस 90 days वो नहीं देते. तो इस तरीके से वो ऐसी चालाकियां करते हैं. So a large number of workers are forced to enter into the unorganized sector job, which pay a low salary. They are often exploited and not paid a fair wage. The incomes are low, not regular, insecure, have no other benefits. मैं ऐसे अच्छे कंपनीज के भी नाम ले सकती हूँ जहां आपको ये कुछ भी नहीं है.
मीन्स दे आर रन बाय गुड पीपल, लेकिन मतलब कि वो जो फैक्ट्रीज है वहां पर देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, नो फैसिलिटी। मतलब इंसान बीमार हो गया, कंपनी की तरफ से कुछ नहीं मिलता। Since 1990, it is also common to see a large number of workers losing their job in organized sectors. Because उसके बाद हमारा ग्लोबलाइजेशन आ गया था, मैं आपको बता दूंगी। दैट विल व्हेन यू कम टू द ग्लोबलाइजेशन, वो वाले पीरियड में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद there have been many companies which have come, but they more like unorganized. Hence, beside the need of work, there is also need for protection and support for the workers in unorganized sectors. So, who are these? In the rural area, landless agricultural laborers, small marginal farmers, sharecroppers, artisans, weaver, blacksmith वगैरह होते हैं। And in India, about 80% are small and marginal farmers. So true. These farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seed, agricultural input, credit storage. अगर इनको गवर्नमेंट हेल्प करे तो शायद इनका जो है इनकम बढ़ सकता है। इन द अर्बन एरिया, अर्बन एरिया के अंदर तो वैसे भी बहुत सारे हैं। Mainly, the workers are in small scale industry, casual workers in construction, trade and transport, जो क्लीनिंग करते हैं, मेड्स होते हैं। कौन होते हैं इनका, कोई ऑर्गेनाइज थोड़ी होता है। स्ट्रीट वेंडर्स जो सर पर सामान लेकर जाते हैं, गारमेंट मेकर्स, ड्रैग पिकर्स। सो दे नीड गवर्नमेंट सपोर्ट ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा दे आर एबल टू। द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ द सेक्टर्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड। So we find that majority of workers are also from underprivileged caste. So इस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। Besides getting irregular and low paid, they also face social discrimination. So it is very important कि हम इनको प्रोटेक्ट करें for economic and social development. करते हैं गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, बट बहुत स्लो है। Being in the industry, भी कम, मतलब हमारे घर में बड़े सभी हैं भाई, एनी somebody is there here, तो पता लग जाता है। एंड ओवर द पीरियड जो हम ग्लोबलाइजेशन वर्ड बोलते हैं, तो there are many companies which have set up in India. No doubt the pays are very good, but फिर क्या होता है कि they don't follow the Indian Company Act। फिर क्या होता है, दे आर, मतलब कि उनको जो है एक्सप्लॉयटेशन मिलती है। So the government needs to stricten many areas जिससे कि हर एक को प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, सो दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ, और इसके अंदर से आपके क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, देन हाउ टू प्रोटेक्ट, ये वाला क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द टाइम दे कम इन द ऑप्शन ओनली, चॉइस में आते दोनों। नेक्स्ट इज द सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी पिछले कुछ सालों में तो आपका जो है सिंपल, आपका जो वो फिल इन द सीरीज आता ना, वो आता है कि रिलायंस प्राइवेट, टिस्को पब्लिक। Another way of classifying economic activities into sectors could be on the basis of who own them. अब पब्लिक का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट जो है जिसने बनाया, जो वेलफेयर के लिए बनता, द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। दैट इज बिकॉज व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस वी वर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। एट दैट टाइम most of the industries were owned by the government, and the government tried to provide all kinds of facilities. Then slowly उन्होंने इंडस्ट्रीज के एरियाज को कम किया। अभी कुछ मेन एरियाज में गवर्नमेंट है, बाकियों को उन्होंने प्राइवेटाइज किया है। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर एयरलाइंस वाज प्राइवेटाइज्ड आपका।
In the private sector, ownership and delivery of services is in the hand of private individuals or companies, railways or post offices. आपका पेपर का एक क्वेश्चन, आर द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर टाटा स्टील्स और रिलायंस, आपका जो है प्राइवेट। इसमें कोई भी नेम आ सकता है। देखिए, इंडियन रेलवेज आपका हो गया, पोस्टल एंड टेलीग्राफ हो गया, BHEL हो गया। आप एक बार एक मतलब इसमें सिंपल है, जो आपको दिया होगा उसका ऑपोजिट आपको दूसरे में लिखना। आप ये मत सोचना हम हमें नहीं पता था कि ये प्राइवेट है या पब्लिक है, क्योंकि एक दिया होगा तो दूसरा अपने आप ही लिखना। एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर्स आर गाइडेड बाय अर्निंग प्रॉफिट, सो डेफिनेटली हम वी पे मोर। भाई, गवर्नमेंट स्कूल की फीस और प्राइवेट स्कूल की फीस में फर्क देखा ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। द पर्पस ऑफ पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, इट इज टू रेज मनी थ्रू टैक्सेस, अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विस रेंडर्ड बाय इट। मतलब उससे जो प्रॉफिट मिलता है, गवर्नमेंट उसको यूज करती है फॉर टैक्सेस, तो मतलब कि अदर पर्पसेस। Modern day government spend on a whole range of activities. There are several things which needed by the society as a whole, but which the private sector will not be able to produce at reasonable cost. क्यों? पहली बात तो भाई, इतना पैसा किसी के पास नहीं होता। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर का मोटिव ही प्रॉफिट है, तो अब वो बिना प्रॉफिट के अगर कोई चीज बनाएगी तो व्हाट विल हैपन? व्हाई शुड दे डू इट? Some of these need spending large sum of money which is beyond the capacity of private sectors. Also, collecting money from thousands of people who use is not easy. Even if they do not, they do provide, they would charge a high rate. Like एक मतलब जो ब्रिजेस आपके कंस्ट्रक्ट होती हैं, वो जो है आपके, अगर गवर्नमेंट बनाती है तो नॉर्मली वो टोल टैक्स कम डालती है, प्राइवेट बनाएगी तो वो ज्यादा डालती है। और फिर लोग कहते हैं कि भाई इतना महंगा देकर हम कैसे काम करें, बिकॉज इन द बिजनेस वी नीड इट फॉर डे टू डे। So thus government have to undertake such heavy spending and ensure these facilities are available to everyone. इसमें गवर्नमेंट, इसमें क्वेश्चन आता है कि why does the government need to put more efforts on public sector? There are some activities which the government has to support. The private sector may not continue their production or business until the government encourages. Like इलेक्ट्रिसिटी पहले आपका सिर्फ गवर्नमेंट का था, बट अब गवर्नमेंट ने एनकरेज किया, तो द कंपनीज लाइक अदानी, उसका नाम क्या है, जो अंबानीज हैं, दे हैव कम अप विद द रिलायंस एनर्जी एंड ऑल, एंड नाउ दे आर डूइंग इट। So they have to push up. Many unit, especially the small scale, might have to shut down. अगर भाई वो अपने पैसा अपने हिसाब से पैसा लेंगे तो। So the government needs to give them some subsidy. भाई अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। तो हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं, दे आर एबल टू गिव द इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एनी अदर फैसिलिटी। Similarly, the government of India buys wheat and rice from farmer at fair price. आपने इकोनॉमिक्स में लास्ट टाइम पढ़ा था कि वो लोग जो है MSP पर खरीदते हैं, and then they sell it out when they need it. This is in store in its godown, sell it at lower price to consumer through ration. You have already read it in the food security. So this is also because the government bears the cost, लेकिन वो सपोर्ट करता है फार्मर और कंज्यूमर दोनों को। फार्मर से खरीदता है तो फार्मर को नुकसान नहीं होता है, हम कंज्यूमर्स को लेसर अमाउंट में मिलता है तो हमें भी नुकसान नहीं होता है। There are large number of activities which are primary responsibility of government. For example, providing health, education. In many of the Western countries, the government takes the taxes. हम लोगों को लगता है वो टैक्सेस नहीं लेते, वो टैक्सेस लेते हैं, बट वो टैक्सेस लेकर क्या करते हैं, दे प्रोवाइड ऑल दीज एसेंशियल सर्विसेज ऑन अ क्वालिटी ग्राउंड। आप किसी भी स्कूल में जाओगे, आपको सेम एजुकेशन मिलेगा, आपको सेम काइंड ऑफ टीचर्स मिलेंगे, आपको सेम थिंग। ऐसा नहीं है कि यू आर स्टडिंग इन
एक्स तो आपको अच्छा मिल रहा है, दूसरे में है तो नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं। सिमिलरली यू कैन गो टू, अगर आपके पास हेल्थ कार्ड है, यू कैन गो टू एनी डैम हॉस्पिटल एंड गेट योर सेल्फ ट्रीटेड। इट्स नॉट लाइक कि आपको जो है, आपके पास पैसा है तो ही आप उस हॉस्पिटल में जा रहे हो, या फिर यू हैव टू कम अंडर द ईडब्ल्यूएस कोटा, ऐसा नहीं होता। सो अगर हम ऐसा कुछ हमारे यहाँ पर भी करें तो मेनी ऑफ द पीपल वुड बी बेनिफिटेड। Running proper schools, providing quality education, particularly elementary education, is a duty of government. India's size of illiterate population is one of the largest in the world. हमारा जो लिटरेट है 72%, जिसमें women are 50%. Then we know nearly half of the India's children are malnourished. They are critically ill. We have read about the infant mortality rate. The IMR is 36 or Madhya Pradesh 43. So the government needs to pay aspects of human development. यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स, इन पर अगर गवर्नमेंट अपना पैसा लगाए तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही, साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगा, एंड लोगों को जो फैसिलिटीज हैं दैट वुड बी इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड में मिलेगा. So it is very important that the government provides safe water, housing facility for poor, food and nutrition, and taking care of the poorest and most ignored region of country through increased spending in such areas. This is how, अगर हम देखते हैं sectors को, तो what we have learnt is there are three main sectors: primary, secondary and tertiary. इनको ही हम अगर वर्किंग कंडीशन में बोलते हैं तो ऑर्गेनाइज एंड डिसऑर्गेनाइज. इन्हीं को अगर हम लोग बोलते हैं ऑन द कंडीशन ओन्ड तो हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट हो जाए. और इनमें जो है द गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड दे एड अप टू द जीएवी वैल्यू. हमारे इंडिया का जो वैल्यू है उसको ऐड करता है, इकोनॉमिक वैल्यू को ऐड करता है, एंड दे प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. बट आयरॉनिकली एग्रीकल्चर, जिससे आपका जो है कम पैसा आता है, वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, एंड वी नीड टू टैकल दिस अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट. इन सबको हमें टैकल करना है थ्रू वेरियस नीड. Besides, the government also needs to put more efforts towards banking in the rural area, health, education, tourism, storage, ट्रांसपोर्ट. अगर इन एरियाज को गवर्नमेंट और अच्छे से करती है तो देन द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री कैन बी बेटर. सो दिस इज sectors on the base, sectors of Indian economy. Very important chapter. All the important questions have been already discussed at length. जगह जगह पर मैंने आपको बता दिया है. जैसे ये फाइंड द ऑड वन है, ये जो टूरिस्ट गाइड वाला ना, ये पेपर में आया हुआ है इन बोर्ड्स. मींस टूरिस्ट गाइड धोबी टेलर पॉटर. तो इसके अंदर धोबी टेलर पॉटर आपके जो है इलिटरेट्स हैं. टूरिस्ट गाइड कम्स अंडर टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर, लॉयर. टीचर, डॉक्टर, लॉयर्स आपके जो है ऑर्गेनाइज, वेजिटेबल वेंडर डिसऑर्गेनाइज. तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस, और एमटीएनएल वाला भी आया हुआ है. एमटीएनएल, इंडियन रेलवे, एयर इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो एंड जेट एयरवेज. अब एयर इंडिया भी नहीं आएगा क्योंकि एयर इंडिया इज ऑल्सो राइट नाउ प्राइवेटाइज्ड. राइट नाउ इट इज एमटीएनएल, इंडियन रेलवेज एंड ऑल इंडिया रेडियो जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. जेट एयरवेज जो है वो प्राइवेट है. तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स. तो ये वाले क्वेश्चन, ये वाला आया हुआ है. देन जितने भी इसमें क्वेश्चन है, हाउ इज टेरिशरी डिफरेंट, देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्गाइज अंडर, वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड. टेरिशरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि मोर एम्प्लॉयमेंट, मोर आपका. देन सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयज टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइज एंड डिसऑर्गेनाइज, वो आपको इसमें बताना है. वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर.
यानी कि हाउ कैन बी प्रोटेक्ट. देन कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन प्रिवेलिंग इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. Then how are the activities classified on the basis of employment condition? Same, organized, unorganized. Explain objective of NREGA, that is write a short note. Yeah, why NREGA is also called right to work. आपका. Then give few example of public sector activity and explain why government has to take up. भी पेपर में आपके आया हुआ है. Then the workers in the organized sector, unorganized need protection. ये सेम वही है, उसको एक्सप्लेन करना है. इसमें उसमें था व्हाट आर द वेज दे कैन बी प्रोटेक्टेड, इसमें कैसे वो एक्सप्लॉइट होते हैं वो आपको बता. देन ये वाला जो टेबल है 24th, इसको करना मत भूलना. कैलकुलेट द शेयर ऑफ 3 सेक्टर्स इन जीडीपी, इसमें आपको टोटल बताना है. प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिशरी को टोटल करके 2000 का एंड 2013 का. देन इसको बार चार्ट में बताना है. व्हाट कंक्लूजन कैन वी ड्रॉ कि देयर इज इंप्रूवमेंट इन द जीवीए इन ईच सेक्टर. तो दीज आर क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं पेपर के अंदर. द लैंग्वेज मे बी ट्विस्टेड बट द क्वेश्चंस आर सेम. Right? So with this, the second chapter, that is sectors of Indian economy, is now complete. Right?